मैं राजीव कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल यूनिवर्स क्लासेस धामपुर पर। यूनिवर्स क्लासेस धामपुर एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां आपको मैथमेटिक्स को बहुत ही आसान सी भाषा और लैंग्वेज में सिखाने का प्रयास किया जाता है। इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप अपने मैथमेटिक्स को बहुत आराम से सीख सकते हैं। आज इस वीडियो में जो आज हम डिस्कस करेंगे वो क्लास 12th मैथमेटिक्स का टॉपिक डिटर्मिनेंट है, जिसकी एक्सरसाइज 4.6 को हम डिस्कस करने वाले हैं। इस एक्सरसाइज का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आज हमने लिया है यहाँ पर कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। डियर चिल्ड्रन, कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन आप क्लास 10th में इसके बेसिक के बारे में जानते हैं, जहां हम 2 इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। लेकिन यहां हम मैट्रिक्स मेथड से ये बताएंगे कि दी गई इक्वेशंस या गिवन इक्वेशंस जो मोर देन 2 हो सकती हैं, 2 या 3 इक्वेशंस हो सकती हैं, उसको हम कैसे बताएंगे कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है। तो इसको सीखने के लिए हम सबसे पहले ये जानेंगे कि कंसिस्टेंट क्या होता है और इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस क्या होती हैं। तो जैसा आपको क्लास 10th में आपको बताया गया था कि पहले हम लेते हैं कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट किसको कहा जाता है? ए सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज सेड टू बी कंसिस्टेंट इफ इट्स सॉल्यूशन एग्जिस्ट। आपको बात समझ में आ गई होगी, अगर इक्वेशंस का सॉल्यूशन निकालना संभव हो तो उसको कंसिस्टेंट बोलते हैं, चाहे वो उसका 1 सॉल्यूशन आए या मोर देन 1 सॉल्यूशन आए। तो ऐसे इक्वेशंस के सिस्टम को जहां उनका सॉल्यूशन निकालना पॉसिबल हो उसको कंसिस्टेंट सिस्टम कहा जाता है। अब बात करते हैं इनकंसिस्टेंट सिस्टम पर। तो सीधा उसका उल्टा है, A system of equation is said to be inconsistent if solution does not exist। यानी कि जिनका सॉल्यूशन नहीं निकाला जा सकता है उनको हम इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। क्लास 10th का पहले थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, इसके बाद हम क्लास 12th पे आते हैं। तो क्लास 10th का बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस करने के लिए यहाँ पर मैंने एक टेबल बनाई है और मैंने यहाँ लिखा है टेबल के बारे में यहाँ पे बताया जाएगा कि वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो क्लास 10th में हम लोग क्या जानते थे वो देखो, यहाँ देखते हैं हम लोग इसको। तो देखिए मेरे साथ, क्लास 10th में हम लोग क्या जानते थे कंसिस्टेंट के बारे में। हमारे पास एक इक्वेशन, ये हमने इक्वेशन ली a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, और दूसरी इक्वेशन हमने डियर चिल्ड्रन लिया a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। अगर हमारे पास a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 आता था कंपेयर करने पर, तो उनको बोलते थे इंटरसेक्टिंग लाइंस, यानी कि उनका सॉल्यूशन यूनिक होता था और वो कंसिस्टेंट कहलाती थी। यूनिक सॉल्यूशन मतलब 1 सॉल्यूशन उसका आता था। लेकिन अगर हमारे पास कंडीशन जो दूसरी सॉल्व होके आ जाए a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इक्वल c1 अपॉन c2, तो वो कॉन्स्टेंट लाइंस कहलाती थी और उनका इनफाइनिटी मैनी सॉल्यूशन निकलता था। सॉल्यूशन आ रहा है ना, तो उसको हम बोलते थे कंसिस्टेंट इक्वेशन ऑफ सिस्टम बोला जाता था। लेकिन डियर चिल्ड्रन, अगर a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल c1 अपॉन c2, ध्यान दीजिए नॉट इक्वल c1 अपॉन c2 हो, तो हम उनको पैरेलल लाइंस बोलते थे और वो कहलाती थी नो सॉल्यूशन वाली इक्वेशंस। उनको बोला जाता था इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बोला जाता था। तो यहाँ क्लास 10th का थोड़ा सा बेसिक हमने डिस्कस करा है, क्लास 10th में हम लोग कैसे इसको बताया गया था। लेकिन क्लास 12th में हम लोग जो सीखेंगे वो डिफरेंट मेथड से सीखेंगे, जहां हम मैट्रिक्स मेथड से बताएंगे कि गिवन सिस्टम कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो शुरुआत करते हैं क्लास 12th के बारे में। देखिए क्लास 12th में मान लीजिए हमारे पास 3 इक्वेशंस है, आपके 2 इक्वेशंस भी आ सकती है। तो हमने यहाँ पहले मान लिया गया, ये मान लिया a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल्स टू d1, हमने पहली इक्वेशन को माना। दूसरी इक्वेशन माना a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल्स टू d2 माना। और थर्ड इक्वेशन जो हमने यहाँ पे माना वो माना a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल्स टू हमने d3 यहाँ पर माना। वहां 2 वेरिएबल में इक्वेशन था, यहाँ पर 3 वेरिएबल में इक्वेशन हमारे सामने मौजूद है।
अब हमें करना क्या है यहां पर देखें आप, तो यहां आपको जानना जरूरी है कि यहां जो एक्स वाई जेड का जो कोफिशिएंट है उससे मिलके जो मैट्रिक्स बनती है वो मैट्रिक्स कहलाती है ए। आप देखें तो एक्स का कोफिशिएंट है a1, यहां पर a2 है और यहां पर a3 है। तो आप पाएंगे पहला कॉलम बन गया a1 a2 a3, ऐसी दूसरा कॉलम जो है y के कोफिशिएंट का आएगा v1 v2 v3, और तीसरा कॉलम z के कोफिशिएंट का आएगा c1 c2 c3 आएगा। तो यहां इस बात को समझना जरूरी है कि व्हाट इज द ए एक ऐसी मैट्रिक्स है जो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट से मिलकर बनती है। अब बात करते हैं कैपिटल एक्स की। कैपिटल एक्स क्या है? कैपिटल एक्स वो मैट्रिक्स है जो अननोन वेरिएबल्स जो आपको दिए गए हैं, जहां एक्स आपको दिया गया है, वाई आपको दिया गया है, जेड आपको दिया गया है, जो वैल्यू हमें निकालनी है उनसे बनी मैट्रिक्स कहलाती है। ठीक है, अब आते हैं हम मैट्रिक्स बी के बारे में। मैट्रिक्स बी क्या यहां पर है? तो आप देखो पहली जो इक्वेशन है उसकी वैल्यू है d1 के इक्वल, दूसरी इक्वेशन की वैल्यू है d2 के इक्वल, और तीसरी इक्वेशन की वैल्यू है d3 के इक्वल है। तो मैट्रिक्स बी जो इक्वेशन का आउटपुट है वो कहलाएगा d1 d2 d3 से बनी मैट्रिक्स जो है वो मैट्रिक्स बी कहलाएगी। तो आपको समझ में आ गया होगा मैट्रिक्स ए क्या है, मैट्रिक्स एक्स क्या है और मैट्रिक्स बी किसको कहा गया है। अब इसको हम जब लिखते हैं सिंपल ढंग से तो यहां पर इसको लिखा जाता है ax इक्वल टू बी की फॉर्म में इसको लिखा जाता है, यानी कि ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है ये लिखा जाता है, पूरा का पूरा सिस्टम ax इक्वल टू बी की फॉर्म में यहाँ पे लिखा जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने यहाँ पर ए क्या बताया है, एक्स मैंने आपको क्या बताया और बी की वैल्यू क्या होती है। बाद में मिलाने पर ये ax इक्वल टू बी की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस ये अपने इक्वेशन में इस तरह से यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम लोग में यहां जब सॉल्यूशन निकालेंगे तो यहां इसकी वैल्यू को जो हम रखेंगे तो यहां पर आप देखो तो ये मेरा a है, यहां वैल्यू x की आ गई और ये वैल्यू मेरे पास b की वैल्यू है। यानी किसी भी लीनियर इक्वेशंस को जो लिखने का मेथड है वो ax इक्वल टू b की फॉर्म में लिखा जा सकता है। यहाँ a ये मैट्रिक्स हो गया, b ये मैट्रिक्स है, और सॉरी x ये मैट्रिक्स जो यहाँ पर है ये वाला मैट्रिक्स आपका x है और ये वाला मैट्रिक्स आपका b है। तो एनी सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ ax इक्वल टू b की फॉर्म में लिखा जाता है। और यहाँ से हम इसको सॉल्व करके देखते हैं और वैल्यू निकालने की कोशिश हम कर लेते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे और समझाते हैं आपको। यहां पर 2 केसेस बनते हैं। केस फर्स्ट में क्या क्या बनता है कि अगर जो सिस्टम दिया गया है, अगर जो मैट्रिक्स ए आपने बनाई थी वो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो तब हम आगे बढ़ते हैं। नॉन सिंगुलर का मतलब क्या होता है? नॉन सिंगुलर का मतलब होता है अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 0 हो तो वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाती है। तो ये बात आपको समझनी है। ये जो हम केस फर्स्ट करेंगे ये तभी कर पाएंगे अगर मैट्रिक्स हमारी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो। तो आपको समझ में बात आ गई होगी कि मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो तभी हम इसको ax इक्वल टू b की फॉर्म में हम करके कन्वर्ट करने का प्रयास करते हैं। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर कोई मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होती है तभी उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। इनवर्स एग्जिस्ट करने के बारे में आपको बताया गया था। इनवर्स क्या होता है कि इनवर्स होता है अगर हम किसी मैट्रिक्स को उसके एडजॉइंट्स किसी मैट्रिक्स के एडजॉइंट को उसके डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर देते हैं तो वो इनवर्स निकल जाता है। तो आप यहां देखें कि इनवर्स एग्जिस्ट कब करेगा? जब डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉन जीरो हो, यानी कि वो नॉन सिंगुलर हो, तभी वैल्यू को निकाला जाता है। तो यहां आप देखें इसको, छोटे से पॉइंट को जो मैं समझाने का प्रयास आपको कर रहा हूं। ये वाली वैल्यू आपको जो इक्वेशन वो x इक्वल टू भी आपको मिल गया था। हमने दोनों साइड पे a इनवर्स की मल्टीप्लाई करके दिखाया। यहां a इनवर्स a को साथ रखा, इनवर्स और मैट्रिक्स आपस में कैंसिल होकर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया।
आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होता है उसकी वैल्यू 1 होती है, तो मल्टीप्लाई में लिखे या लिखे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो x की वैल्यू 16 के आ गई, A इनवर्स B यहां पर बन के आ गई। अब हमने ये वाला मेथड क्यों करा? ये मेथड इसलिए करा क्योंकि यहां पर जो ये x इक्वल्स टू A इनवर्स B बन के आया है, दिस मैट्रिक इक्वेशन प्रोवाइड्स ए यूनिक सॉल्यूशन। यहां से हमें यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा फॉर द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन एज इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स इज यूनिक। यानी कि इस मेथड को हम अप्लाई करेंगे तो यहां से हमें जो मिलेगा वो यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, लेकिन उसकी कंडीशन ये है कि इनवर्स मैट्रिक्स का यूनिक होना चाहिए। और ये जो मेथड कहलाता है ये हमारा मैट्रिक्स मेथड कहलाता है। दिस मेथड ऑफ सॉल्विंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज नॉन एज मैट्रिक्स मेथड। तो मैट्रिक्स मेथड से अगर हमें यूनिक सॉल्यूशन निकालना है तो हम दिए गए सिस्टम को x इक्वल्स टू A इनवर्स B की फॉर्म में कन्वर्ट करके सोल्व करेंगे। लेकिन इसकी शर्त ये है, कंडीशन ये है कि इनवर्स जो है वो यूनिक होना चाहिए, यानी कि मैट्रिक्स जो आपको दी गई है उसका डिटर्मिनेंट नॉन सिंगुलर होना चाहिए। अब सवाल ये उठता है, अगर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन सिंगुलर है तो उसको कैसे बताएंगे कि वो कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है, सॉल्यूशन आएगा या नहीं आएगा। तो यहां पर हमने 2 केसेस को डिस्कस हम करेंगे। केस सेकंड में हम यहाँ पे आए, मान लीजिए जो मैट्रिक्स है वो सिंगुलर मैट्रिक्स है। सिंगुलर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 के इक्वल होता है। तो अब हम ये चेक करेंगे कि वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, उसका सॉल्यूशन निकल सकता है या नहीं निकल सकता है। तो हम एडजॉइंट A की मल्टीप्लाई B से करेंगे। डियर चिल्ड्रन, अगर एडजॉइंट A की मल्टीप्लाई B से करने पर उसकी वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है, नॉन जीरो आई है, तब सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा और वो सिस्टम जो इक्वेशंस आपको दी गई हैं वो कहलाएगा इनकंसिस्टेंट। आप फिर से इसको समझें, अगर एडजॉइंट A की मल्टीप्लाई B से करने पर वैल्यू नॉन जीरो आती है तो सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट कहलाएगा और जो सिस्टम आपको दिया गया इक्वेशंस का वो इनकंसिस्टेंट कहलाएगा। यानी कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के बारे में आपको पता चल गया होगा। जब यूनिक सॉल्यूशन निकलता है तब भी वो कंसिस्टेंट होता है और जब सॉल्यूशन नहीं निकलेगा तो इनकंसिस्टेंट कहलाएगा। लेकिन यहां पर एक कंडीशन को आपको जानना बहुत जरूरी है जो कि इंपॉर्टेंट कंडीशन है। अगर एडजॉइंट A की मल्टीप्लाई B पे करने पर वो 0 के इक्वल आ जाता है तो यहां पर फिर से 2 केसेस बन जाते हैं। Then system may either consistent or inconsistent according to the system have either infinitely many solution or no solution। तो अगर कंसिस्टेंट होगा तो यहां पर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन निकलेंगे और अगर वो इनकंसिस्टेंट होगा तो वो सॉल्यूशन जो कहलाएगा नो सॉल्यूशन कहलाएगा, कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकल सकता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट किस तरह से हम मैट्रिक्स मेथड से कैलकुलेट करते हैं। यहाँ मैंने आपको दोनों मेथड बताए हैं कि क्लास 10th में हम किस तरह से सॉल्व करते थे और क्लास 12th में मेथड किस तरह से बदल गया है। अब हम कोशिश करेंगे आपको एग्जाम्पल के माध्यम से। तो यहाँ पर एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 4.6 का मैंने क्वेश्चन नंबर 1 to 6 लिया है जहां मैं 6 डिफरेंट एग्जाम्पल से आपको ये सिखाने का प्रयास करूंगा कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट कैसे प्रूफ करते हैं। तो यहां पर सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को मैंने लिया। क्वेश्चन नंबर 1 में ये कहा गया है, एग्जामाइन द कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इन एक्सरसाइज 1 to 3। यानी कि पहले 3 क्वेश्चन में हमें चेक करना कि वो कंसिस्टेंस है या नहीं है। तो आप यहां देखें, इसमें इस क्वेश्चन के अंदर देखें तो जो इक्वेशंस आपको दे रखी हैं वो पहली इक्वेशन है x + 2y = 2 और दूसरी इक्वेशन है 2x + 3y = 3। तो हमने यहां पर इन दोनों इक्वेशंस को लिख लिया, यानी कि x + 2y = 2 और 2x + 3y = 3 लिखा। अब जो दिया गया इक्वेशन, दोनों इक्वेशन थी, उसको हम ax = b की फॉर्म में लिखेंगे। तो यहां पर ये a आ गया। a का मतलब है x के y के
कोफिशिएंट से वन ही मैट्रिक्स, तो x का कोफिशिएंट यहाँ 1 है, y का कोफिशिएंट 2 है, तो ये आ गया 1 2। नीचे यहाँ पर x का कोफिशिएंट 2 है, y का कोफिशिएंट 3 है, तो ये बन गया 2 3 यहाँ पर बन गया। यहाँ जो मैट्रिक्स x आपको दिखाई दे रही है ये मैट्रिक्स x होगी, x और y से बनी मैट्रिक्स होगी। और जो मैट्रिक्स b यहाँ दिखाई दे रही है ये जो इक्वेशन का आउटपुट है, यानी कि जो वैल्यू है उसकी वो 2 और 3 है, उससे मिलकर बनी। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये हमारा ax = b की फॉर्म में हमने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या करते हैं चेक करने के लिए कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, सॉल्यूशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, एक मिलेगा या एक से ज्यादा मिलेगा। तो हमारा काम होता है कि पहले हम उस मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो डिटरमिनेंट वैल्यू जो हमने कैलकुलेट करी तो वो आई -1, जो कि ≠ 0 है। जब डिटरमिनेंट की वैल्यू ऑलरेडी हमें ≠ 0 मिल गई है तो इसका मतलब क्लियर हो जाता है कि जो इक्वेशन दे रखी है उनका सॉल्यूशन यूनिक होगा और वो इक्वेशंस कहलाएंगी कंसिस्टेंट। तो यहाँ ये ध्यान रखना है कि हम अगला वर्क तभी करेंगे जब हमें डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 मिल रही हो। अगर ≠ 0 है तो हम शुरू में लिख देंगे कि वो यूनिक सॉल्यूशन होगा और उनका सॉल्यूशन कंसिस्टेंट यानी कि इक्वेशन कंसिस्टेंट होगी। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं, वहां देखिए क्या आपको मिलता है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको ऑलरेडी 2 इक्वेशन आपको दी गई हैं। पहली इक्वेशन को आप देखिए तो ये है मेरे पास 2x - y = 5। दूसरी इक्वेशन है x + y = 4, जहां हमने इसको लिख लिया 2x - y = 5 यहां लिख लिया इसको, और x + y = 4 हमने यहाँ पे लिख लिया इसको। अब हम इसको भी ax + b की फॉर्म में, यानी ax = b की फॉर्म में इसको कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ x का कोफिशिएंट है 2, y का कोफिशिएंट है -1, तो ये आ गया 2 - 1। यहाँ x का कोफिशिएंट है 1, y का कोफिशिएंट 1 है, तो ये आ गया 1 1। तो इस तरह से हमारा ये a बन गया। a का मतलब हुआ x और y से बनी कोफिशिएंट से बनी मैट्रिक्स हो गया। यहाँ आ गया हमारे पास x, कैपिटल X, यानी कि जो अननोन वेरिएबल है वो x और y यहाँ पर दे रखा है, और ये वैल्यू b की आ गई है। b का मतलब हो गया जो इक्वेशन यानी कि आउटपुट वैल्यू है। आउटपुट वैल्यू पहली कितनी है 5, दूसरी कितनी 4, यहाँ पे रख लिया गया। अब हमने क्या करा, इस मैट्रिक्स का जो मैट्रिक्स आपको दे रखी थी उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू को कैलकुलेट करा। तो डिटरमिनेंट वैल्यू जो कैलकुलेट होकर आ रही है वो आ रही है आपकी ≠ 0। तो डियर चिल्ड्रन यहाँ भी आप देखेंगे तो जो वैल्यू आई वो ≠ 0 आई, तो इससे आगे हमें सॉल्व नहीं करना है। तो ≠ 0 का मतलब है कि सॉल्यूशन यूनिक होगा और इक्वेशंस कैसी होंगी, वो भी कंसिस्टेंट होंगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 से आपको क्लियर हो गया होगा कि कंसिस्टेंट और यूनिक सॉल्यूशन हम कैसे मैट्रिक मेथड से बता पाएंगे कि गिवन इक्वेशन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, उनका सॉल्यूशन यूनिक है या नहीं है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ देखें, यहाँ आपको कुछ और सीखने को मिलेगा। जो क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ आपको 2 इक्वेशन दे रखी हैं। उन दोनों इक्वेशन को मैंने लिख लिया यहाँ पे, x + 3y = 5 और 2x + 6y = 8 आ गया। आपको पहले ही बताया गया कि यहाँ पर जो a हो गया वो मैट्रिक्स बन गई 1 3 2 6, और यहाँ मैट्रिक्स x और y किसकी बन गई, कैपिटल X की, और ये मैट्रिक्स बन गया हमारे पास b। तो यहाँ आप देखें तो आपको ये जो लिखा था ax = b की फॉर्म में, तो हमने यहाँ पे इसको लिख लिया है। अब हम यहाँ से इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे और डिटरमिनेंट निकालने के बाद ही बताएंगे कि वो किस तरह की कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है। तो हमने यहाँ पर a लिख लिया, हमने यहाँ पे b लिख लिया। अब हम क्या कर रहे हैं, देखिए यहाँ देखिए डियर चिल्ड्रन आप लोग, मैंने मैट्रिक्स A का डिटरमिनेंट निकालना चाह रहा हूँ। तो जब डिटरमिनेंट निकालूंगा यहाँ पे मैं, तो ये वैल्यू आएगी 6 - 6, 0 के इक्वल आ गई है। तो यहाँ पर जब डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 के इक्वल आ गई है तो जो मैट्रिक्स है वो कैसी मैट्रिक्स होगी, सिंगुलर। यानी कि अगर किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 के इक्वल आ जाता है तो वो मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाती है। तो जब सिंगुलर मैट्रिक्स आ जाती है तो हमारे सामने 2 कंडीशन बन जाती हैं। वहाँ हम एडजॉइंट A निकाल के उसकी मल्टीप्लाई B से करेंगे और देखेंगे कि वो 0 के इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो देखिए अब हमें जो निकालना है वो निकालना है एडजॉइंट A की मल्टीप्लाई B से करेंगे।
हमने पिछली वीडियो में आपको सिखाया है किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट शॉर्टकट मेथड से कैसे निकालते हैं। अगर 2x2 की मैट्रिक्स है तो शॉर्टकट मेथड कैसे निकालते हैं। आप यहाँ देखिए, अगर कोई मैट्रिक्स आपको इस तरह दे रखी है तो A और D आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, D यहाँ आ जाएगा, A यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब बचता है C और D अपने प्लेस पर रहेंगे लेकिन अपनी वैल्यू को निगेटिव कर लेंगे। यानी कि अगर आप इसको ऐसे समझें तो A और D जो ऐसे दे रखा था, अब ये वैल्यू इस तरह से आ जाएगी और B और C की वैल्यू में निगेटिव साइन आ जाएगा। तो इस तरह से हम 2x2 मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट की वैल्यू को डायरेक्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। अब हमें निकालना है यहां पर एडजॉइंट, यानी कि एडजॉइंट की वैल्यू को डायरेक्ट कैलकुलेट कर लिया था। तो अब एडजॉइंट हमारे पास आ गया, सोल्व होके आ गया यहाँ पे 6 -3 -2 और 1 यहाँ पर मेरे पास एडजॉइंट आ गया। अब मैं एडजॉइंट A की मल्टीप्लाई यहाँ B से कर रहा हूँ। तो मल्टीप्लिकेशन आपको आता है, पहली रो को जब मल्टीप्लाई करके आएगा तो आएगा 30 - 24, दूसरे नंबर पे आ जाएगा -10 + 8, तो ये वैल्यू आ गई 6 और -2 जो कि नॉट इक्वल्स टू 0 है। तो अगर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल है और एडजॉइंट A की मल्टीप्लाई B से करना नॉट इक्वल्स टू 0 आ रही है तो इक्वेशंस जो कहलाएंगी वो कहलाएंगी इनकंसिस्टेंट, और इनकंसिस्टेंट का मतलब है उनका कोई भी सॉल्यूशन निकाला नहीं जा सकता है। तो आपको और क्लियर हो गया होगा कि हम कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट को किस तरह से सॉल्व कर लेते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में यहां पर 3 मैट्रिक्स है, 3 अननोन वेरिएबल हैं। तो हमारे पास पहली इक्वेशन है x + y + z = 1, दूसरी इक्वेशन है 2x + 3y + 2z = 2, और थर्ड इक्वेशन मेरे पास है ax + ay + 2az = 4 दे रखी है। मैंने तीनों इक्वेशन को ax = b की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, जहां a मेरे पास ये आ गया है मैट्रिक्स में, दूसरी मैट्रिक्स x की आ गई है और तीसरी मैट्रिक्स हमारे पास आ गई है b की। ये आपको पहले ही बता दिया गया है कि a, x और b क्या क्या होता है। अब हम यहां पर डियर चिल्ड्रन सबसे पहले निकालेंगे मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। देखिए, तो मैट्रिक्स ए रही मेरे पास, इसकी फर्स्ट रो मेरे पास है 1 1 1, सेकेंड रो मेरे पास है 2 3 2 और थर्ड रो मेरे पास है a और 2a, थर्ड रो मेरे पास दे रखी है। मैंने इसको डिटरमिनेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे इसको निकाल रहा हूँ। डिटरमिनेंट कैसे कैलकुलेट करना आपको आता है। जब मैं इसको फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड करूंगा तो वैल्यू मेरे पास सोल्व होके आ जाएगी आखिर में, यानी कि एक्सपेंड करना आपको आता है, आपको सिखाया गया पहले भी। ये नहीं सिखाया तो मेरे पुराने वीडियोस पढ़े हैं जहां से आप सीख सकते हैं। यहां पर डिटर्मिनेंट ए की जो वैल्यू है वो आ गई ए, स्मॉल ए। अब स्मॉल ए क्या है? ये 0 है, 0 से बड़ा है, 0 से छोटा है, हमें नहीं पता है। हमें सिर्फ दो चीज को देखना है कि ये 0 है या नहीं है बस। अगर ये केस फर्स्ट हम बना रहे हैं यहां पर, अगर ये a की वैल्यू 0 के इक्वल है तो डिटरमिनेंट a की वैल्यू, सॉरी इसको फिर से बताते हैं, अब केस फर्स्ट लेके आते हैं फिर से। अगर a की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है तो डिटरमिनेंट a की वैल्यू भी नॉट इक्वल टू 0 होगी। नॉट इक्वल टू 0 का मतलब हुआ कि सॉल्यूशन कैसा होगा, वो यूनिक सॉल्यूशन होगा और इक्वेशंस कैसी होंगी, वो कंसिस्टेंट होंगी, ठीक है। अगर मान लीजिए केस सेकंड लेके चलें और वो a की वैल्यू 0 के इक्वल है तो डिटरमिनेंट भी 0 के इक्वल हो जाएगा। जब डिटरमिनेंट 0 के इक्वल होता है तो उसको हम बोलते हैं कि वो सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो जब 0 के इक्वल अगर वो हो गया तो आप ये देखेंगे कि अगर हम a की वैल्यू को 0 रख दें इक्वेशन नंबर 3 में तो वहां पर हमारे पास वैल्यू 0 इक्वल्स टू 4 आएगी, विच इज नॉट पॉसिबल। मैं आपको दिखाता हूं यहां पर। अगर हम a की वैल्यू को 0 मान लें, आप देखें ऊपर फिर से देखें, अगर a की वैल्यू को 0 मान लिया जाएगा तो इक्वेशन नंबर 3 में ये वैल्यू 0 हो गई, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो 0 इक्वल्स टू 4 के इक्वल आएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो डियर चिल्ड्रन, इस बात से हम क्या कंक्लूजन निकालते हैं?
वो आपने सोच लिया होगा। कंक्लूजन निकाला है गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन आर इनकंसिस्टेंट इफ a इक्वल्स टू 0, क्योंकि यहां पर a की वैल्यू 0 के इक्वल आ गई है जो कि पॉसिबल नहीं है। तो यहां हम जो कंक्लूड करेंगे वो करेंगे द इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट इफ a इक्वल्स टू 0। अगर ये नॉट इक्वल्स टू 0 आएगा तो वो कंसिस्टेंट कहलाएगा, अदरवाइज इनकंसिस्टेंट कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में फिर से मेरे पास 3 क्वेश्चंस हैं, जहां मैं उसको नीचे यहां पे लिख रहा हूं। देखिए 3 के 3 क्वेश्चन देखिए। यहां पर जो पहली इक्वेशन मेरे पास दी गई है वो है 3x माइनस वाई प्लस 2z इक्वल्स टू 2। दूसरी इक्वेशन दी गई है 2y माइनस जेड इक्वल्स टू -1। तो आप देखिए यहां पर x नहीं है, इस इक्वेशन में x नहीं है, तो मैंने यहां पे 0x प्लस 2y माइनस जेड इक्वल्स टू -1 की फॉर्म में कन्वर्ट करा। अब आप इक्वेशन नंबर 3 में देखिए तो यहां पर है 3x माइनस 5y इक्वल्स टू 3, तो यहां पर z नहीं है, तो हमने क्या करा 3x तो ये रहा, माइनस के 5y ये रहा, और यहां पर 0z लिखा। तो आप देखें तो पहले इक्वेशन 2 में हमने यहां पर 0x दिखाया और यहां पर हमने 0z दिखाया, यानी कि x और z के कोफिशिएंट को हमने 0 0 यहां पर दिखा दिया। अब हम इन तीनों इक्वेशन को कन्वर्ट करेंगे ax इक्वल्स टू b की फॉर्म में। तो मेरे पास a ये आ गया, b यहां पर मौजूद हो गया, सॉरी x ये मौजूद हो गया और b यहां पर मौजूद हो गया है। जहां पर हमने यहां पहले बता दिया कि ये मेरे पास वैल्यू जो है a की वैल्यू जो है x y z के कोफिशिएंट से बनी मैट्रिक्स है और b जो है वो उनके आउटपुट से बनी मैट्रिक्स है। मेरा काम यहां पे है सबसे पहले निकालने के लिए डिटर्मिनेंट। तो देखें यहां मैं a डिटरमिनेंट निकाल रहा हूं। डिटरमिनेंट आपको निकालना आता है, आपको पहले सिखाया गया, कई सारी वीडियो इसी पे बनाई हुई है। जब मैं a डिटरमिनेंट निकालूंगा, फर्स्ट रो के अलॉन्ग एक्सपेंड करूंगा तो वैल्यू 0 आ जाएगी। तो डियर चिल्ड्रन ये ध्यान देने वाला पॉइंट है कि जब वैल्यू 0 के इक्वल आ जाती है किसी भी डिटरमिनेंट की, तो वहां पर 2 केसेस बन जाते हैं जहां हमें उसके एडजॉइंट की मल्टीप्लाई उस बी मैट्रिक्स से करनी पड़ती है। यानी कि अगर डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आ गया है तो हमें मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट निकालना पड़ेगा, उसकी मल्टीप्लाई 0 के इक्वल मल्टीप्लाई बी से करनी पड़ेगी। अब ये देखना पड़ेगा कि वो 0 के इक्वल आता है या नहीं आता है। तो सबसे पहले हम एडजॉइंट निकालेंगे। एडजॉइंट निकालना आपको सिखाया गया है, मैं यहाँ पर आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। तो मैं यहाँ पर इसका एडजॉइंट पहले ही निकाल चुका हूँ, वो आप अपने हिसाब से निकाल लेंगे। एडजॉइंट कैसे निकालते हैं तो मैं सीधा नीचे आ जाता हूँ। यहाँ इसका एडजॉइंट निकालने के बाद जो सोल्व होके आया एडजॉइंट ए, वो मेरे पास आ गई, फर्स्ट रो आ गई -5 10 5 -3 6 3 -6 12 6 आ गया। अब हम यहां मल्टीप्लाई करेंगे बी की, ए की एडजॉइंट ए की मल्टीप्लाई बी से करेंगे तो मल्टीप्लाई में जो सोल्व होके आ जाएगा, यहां मल्टीप्लाई करना आप लोगों को आता है, आप कर सकते हैं आसानी से। तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू मेरे पास आएगी वो -5 -3 और 6 आया, जो कि नॉट इक्वल टू 0 आया। तो जब नॉट इक्वल टू यानी कि अगर डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल है और एडजॉइंट ए इंटू बी नॉट इक्वल टू 0 आएगा तो वो इक्वेशंस कहलाएंगी इनकंसिस्टेंट, उनके सॉल्यूशन को कैलकुलेट नहीं किया जा सकता है। बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। यहां भी आपको बताते हैं कैसे कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट निकाला जाता है। देखिए इक्वेशन नंबर 1 है 5x माइनस के y प्लस 4z इक्वल्स टू 5। इक्वेशन 2 आपको दे रखी है 2x प्लस 3y प्लस 5z इक्वल्स टू 2, और इक्वेशन 3 दे रखी है आपको 5x माइनस 2y प्लस 6z इक्वल्स टू -11 दिया गया है। आपको पता है कि सबसे पहले आपका जो मेन वर्क है, दिए गए इक्वेशंस को आपको ax इक्वल्स टू b की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ये a हो गया जो x y z के कोफिशिएंट से बनी मैट्रिक्स है, यहां पर x आ गया जो अननोन वेरिएबल है x y z उनसे बनी मैट्रिक्स है, और यहां पर मेरे पास सोल्व होके b आ गया जो इक्वेशंस का आउटपुट है। यानी पहली इक्वेशन का आउटपुट 5 है, दूसरी का 2 है, तीसरी इक्वेशन का आउटपुट -1 आपको दिया गया है।
अब हमारा काम है कि यहाँ चेक करेंगे कि इस मैट्रिक्स जो ए हमने बनाई है उसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल है या नहीं है। तो ये मैट्रिक्स हमारे पास ए है और ये बी है, इसका काम बाद में होगा। तो हम यहाँ पर डिटर्मिनेंट निकालने का प्रयास कर रहे हैं। डिटर्मिनेंट आपको निकालना आता है, आपका टाइम खराब नहीं किया जाएगा यहाँ पर निकालने के लिए। हमने इसको फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड कर दिया और जो सिंपल कैलकुलेशन आपने करी, चाहे वो आपकी ये लाइन फर्स्ट आई हो, सेकंड आएगी, थर्ड आएगी, सोल्व होके जो वैल्यू हमारे पास आई है वो आई है 51, जो कि 0 के इक्वल नहीं है। तो डियर चिल्ड्रन, जब ये वैल्यू 0 के इक्वल नहीं आई तो इसका मतलब हुआ सिस्टम क्या हुआ, कंसिस्टेंट हो गया, इक्वेशन का सिस्टम कंसिस्टेंट हो गया और सॉल्यूशन कैसे होगा, उनका यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो आज के इस वीडियो में हमने एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 4.6 के क्वेश्चन नंबर 1 to 6 के माध्यम से ये सीखा कि हम कैसे 2x2 वेरिएबल में और 3x3 वेरिएबल में, यानी कि 2 वेरिएबल इक्वेशन दे रखी है या 3 वेरिएबल इक्वेशन दे रखी है, वहां कैसे ये बताएंगे कि वो सिस्टम जो इक्वेशंस का दिया गया है कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो इससे हमने सीखा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया हो तो डियर चिल्ड्रन, मेरे इस वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता हूं कल एक नए वीडियो के साथ। स्टिल देन कीप लर्निंग, स्टे फिट। जय हिंद, जय भारत।